आप देख रहे हैं 10 संवाद और मैं हूं परवेज़ आलम। इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू के इस एपिसोड में उर्दू फिक्शन की एक बहुत अजीम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब प्रोफेसर गजनफ़र साहब। गजनफ़र साहब के तारुफ में जितना कुछ कहा जाएगा कम है। इन्हीं को लेकर के एक 2 रोज़ा सेमिनार या इंटरनेशनल सेमिनार अररिया में हुआ, जिसमें बड़े बड़े अदीब और जो माहिर तालीम है वो तशरीफ़ लाए थे, और आज वो इख्तिताम पजीर हुआ वो सेमिनार। तो गजनफ़र साहब के बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि लोग इनसे मिलने की तमन्ना दिल में पाले रहते हैं, कभी गजनफ़र साहब से मुलाकात हो जाए। इनकी कहानियाँ लोगों पढ़ते हैं, इनके नॉवेल्स पढ़ते हैं, मसनवी लिखी है इन्होंने, और कई कहानियाँ जिनकी बहुत मशहूर हैं जो मुझे याद हैं। एक वो खालिद का ख़तना है, एक साइबर स्पेस है, एक कड़वा तेल है, और एक बड़ा खेल है। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं, कई नावल हैं। तो हम गजनफ़र साहब का एक तो बहुत बहुत इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में आपका, और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप इतनी दूर से चल के अलीगढ़ से यहाँ तशरीफ़ लाए। गजनफ़र साहब, कल सेमिनार में 2 दिन के सेमिनार में जितनी बातें आप के बारे में कही गई, आपके फ़िक्शन निगारी के बारे में, आपके नावल निगारी के बारे में, आपकी मसनवी के बारे में, आपके बारे में कहा गया कि गजनफ़र के सामने जो अल्फाज जो है हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि वो किसका चयन करें, कि मुझे चुन लें या मुझे चुन लें। अल्फाज थिरकते हैं आपके सामने, आपके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा है। गजनफ़र ख़ुद को कहाँ पाते हैं? देखिए, चाहे कोई जितना भी लिख ले और अपने दुनिया उसे चाहे जितना बड़ा समझ ले, लेकिन लगता है कि अभी जो उसका बेस्ट है वो शायद नहीं आया, आना बाकी। जी, कमी का एहसास होता रहता है। तो मुझे भी इतना सब कुछ लिखने के बावजूद ये लगता है कि मुझे अभी और कुछ लिखना है, या जो मैं लिखना चाहता हूँ शायद वो अभी तक नहीं आ पाया है। एक तो ये एहसास रहता है। दूसरे ये कि कल जो गुफ्तगू हुई और आज जो पर्चे पढ़े गए या जो गुफ्तगू हुई, उनसे अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने संजीदगी से मुझे पढ़ा, सरसरी नहीं पढ़ा। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर अली रिफ़ात फ़तीही ने जो कलीदी खुतबा पेश किया, वो बहुत ही इल्मी और बहुत ही मार्के का खुतबा था। थोड़ा टेक्निकल था क्योंकि उसलूबियाती नुक्ते नज़र से उसको लिखा गया था। तो उसमें ये सब इस तरह के जो मज़ामीन होते, इस तरह के जब जो खुतबा होता है, पढ़ने से और लुत्फ़ आता है। तो उसमें जो उसलूब मैं इस्तेमाल करता हूँ या जो ज़बान में इस्तेमाल करता हूँ, या जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि अल्फाज थिरकते हैं या खड़े रहते हैं, मुझे लगता है कि फ़न या अदब जो है उसमें लफ्ज़ अपना जादू दिखाता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो लफ्ज़ का जादू है वो बोले, सिर चढ़ कर बोले, सर चढ़ कर बोले, क्योंकि लफ्ज़ मेरे नज़दीक सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता, मानी का वो तिलिस्म होता है, गंजीना मानी का तिलिस्म जिसे गालिब ने कहा वो होता है। और लफ्ज़ की जादूगरी ये है कि लफ्ज़ खुशबू हो जाए, लफ्ज़ रंग बन जाए। क्या बात है, लफ्ज़ खुशबू हो जाए, लफ्ज़ रंग बन जाए, लफ्ज़ नूर में ढल जाए, और लफ्ज़ ढलता है, खुशबू बनता है, रंग बनता है, और इसीलिए तख्लीक पढ़ते हुए तस्वीरें उभरती हैं, पैकर बनते हैं, मंज़र उभरते हैं, और आदमी के तमाम हवास उससे महसूस होते हैं, वो खुशबू भी महसूस करता है। और हर अच्छा अदीब जो है इस जादूगरी को पकड़ने की कोशिश करता है, और इसके लिए जो कश्फ या अमल करना होता है उस अमल से गुज़रता है। तो मैं भी ध्यान में बैठता हूँ और कोशिश करता हूँ
कि जो लफ्ज़ का जादू है ये मुझे आ जाए। और बहुत से लोगों ने कहा भी कि गज़नफ़र लफ्ज़ के जादूगर हैं, तो पहले तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन जब बहुत से लोगों ने कहना शुरू किया और मैंने जब खुद चीज़ें पढ़ी या लोगों को सुनी और मिसालें जो लोग देते हैं, तो उससे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ। और मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि कोई लफ्ज़ भर्ती का ना हो। एक बहुत मशहूर किसी फनकार या फिलोसोफर का जुमला है कि कहानी में अगर बंदूक टंगी है तो उसे चलना चाहिए। यानी तख्लीक में कोई भी लफ्ज़ भर्ती का नहीं होता, जो भी आप चुनते हैं उसका मानी होता है, वो आगे बढ़ाता है। मैं कोशिश करता हूँ और एक एक तख्लीक को 5-5 बार लिखता हूँ और फिर भी इत्मीनान नहीं होता। तो कल और आज की गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि लोगों ने मेरी जितनी जहतें हैं, ज़्यादातर जहतों को समेटने की कोशिश की। कुछ चीज़ें रह गई हैं, रह गई, ज़ाहिर है कि 2 दिन के सेमिनार में पॉसिबल नहीं है। और इत्तेफाक से मैंने अफसाने भी लिखे, नावल भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, शायरी में भी, नसरी नज़में भी कहीं, पाबंद नज़में भी कहीं, आज़ाद भी कहीं, नज़्म मुअर्रा भी कहीं, मसनवी भी लिख दी, एक दास्तान भी लिख दी है सर सैयद पे मैंने। तो और एक अभी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे इंशाई का भी एक मजमू आएगा। तो मैंने मुख्तलिफ़ जहतों में काम किया और करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे महारत हासिल करनी है या इसमें मुझ पर जो दबाव पड़ता है, जो जब्र मुझ पर पड़ता है, वो क्यों लिखते हैं वाला सवाल जो उस जब्र के दबाव में मेरे अंदर उत्साह पैदा होता है और मेरी कैफियत जो है लफ्ज़ों तख्लीकार है वो लफ्ज़ों में ढह जाता है। तो पकड़ने की कोशिश की गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे शहर में जिसको पसमानदा इलाका कहा जाता है या सीमांचल जिसका नाम है और कहा जाता है कि पिछड़ा हुआ इलाका है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एतबार से मुझे नहीं लगा कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है। इसलिए कि जब हम शहर में रोज़ाना सुबह 2 दिन रहने का इत्तेफाक हुआ, जब हम निकले इस शहर में, तो मुझे जो इमारतें नज़र आईं, जो दुकानें नज़र आईं, जो लोग नज़र आए, तो ख़ासे मतमव्वल नज़र आए। मुमकिन है कि देहात में होगी गुर्बत, और हर जगह होती है, वो अररिया ही की बात नहीं, हर जगह होती है। लेकिन असल जो है सरवतमंदी जो है या फॉरवर्डनेस जिसको कहते हैं, वो आदमी के जहन से होता है। जहन कितना कुशादा है, कितनी वसअत है, कितना फैलाव है, किस कदर उसके अंदर मोहब्बत है। अगर ये सब कुछ है तो चाहे उसकी जेब में पैसा हो या ना हो, हमारे नज़दीक वो पसमादा नहीं है, हमारे नज़दीक वो आला अक़दार का हामिल है, वो बड़ा आदमी है। तो इस एतबार से तो ये शहर मुझे अच्छा लगा। फिर जिनसे मेरी मुलाकात हुई, अफसाना निगार रज़ी अहमद, कोई मैं पहले से जानता था, मैं समझता था बहुत ही कमगो आदमी है, कुछ बोलते नहीं हैं, वैसी गुफ्तगू करते हैं जैसे मामूली गुफ्तगू होती है। लेकिन जब स्टेज पे गए तो बिल्कुल दूसरे रज़ी अहमद तन्हा नज़र आया। मेरे नावल पानी पर अच्छी गुफ्तगू की। इसी तरह से रफ़ी हैदर अंजुम ने जो आज तबसरा किया, वो बहुत प्रिसाइज तबसरा था और एक एक पॉइंट को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, वो बहुत अच्छा लगा। पहले से भी मैं उनको पढ़ता रहा हूँ। यहाँ के जो लड़के हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर जो मेहमान नवाजी किसी शहर की, और जिसका हमारे दोस्तों ने भी एतराफ़ किया कि बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हुई, तो हमको तो दिल्ली जाके या इलाहाबाद जाके या पटना जाके जितनी खुशी नहीं होती, उससे ज़्यादा यहाँ आने के बाद खुशी हुई। तो जाहिर है कि आदमी खुशी चाहता है, और जहाँ जिससे खुशी मिलती है वो उसके लिए बहुत ही कीमती और अहम होता है। तो आपका शहर जो है अररिया, इस एतबार से मुझे बहुत कीमती लगा। खुदा करे कि इस शहर में और हीरे जवाहरात जुड़ते चले जाएं। मतलब एक बहुत ये छोटा सा सवाल है कि उर्दू फिक्शन में, नावल में, कहानियों में पिछले दिनों कई बड़े नाम आए,
मुशर्रफ अलम ज़ौक़ी है, शमूल अहमद है, शौकत हयात है, बहुत सारे जी लोग हैं। जी। तो आप किससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए मासरीन में, मासरीन में? देखिए मासरीन में तो मैं किसी से मुतासिर नहीं हुआ, सच्ची बात यह है। बुज़ुर्गों से ज़रूर मैं मुतासिर हुआ। मासरीन चूँकि मुतासिर ना होने की एक वजह ये भी है कि मासरीन में चश्मकें होती हैं। जी। आदमी एक दूसरे को अगर मुतासिर भी होता है तो हाँ, नहीं तो कहता, जी। लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि मैं मुतासिर नहीं हुआ। ये शुरू में जब मैं कहानी लिख रहा था तो इकबाल मजीद जो हमसे सीनियर थे, इकबाल मजीद। मासरीन में उनको नहीं कहेंगे लेकिन हाँ। मासरीन में कहेंगे भी कि वो लिख रहे थे, जी। तो उनकी एक दो कहानियाँ मुझे अच्छी लगी, लेकिन इतना भी असर नहीं हुआ कि मैं उनकी नकल करूं या उन जैसा बनूं। बल्कि उनसे ज़्यादा अगर किसी ने मुझे अच्छा लगा, वो आप ही के इलाके का अफसाना निगार है, जिसको गया समत गद्दी गया कहते समत हैं, गद्दी है। परिंदा पकड़ने जी, वाली जी, गाड़ी, जी। जिसने अफसाना लिखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुतासिर तो नहीं, लेकिन मैं इनमें से कईयों को पसंद करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो अच्छा लगना अलग बात है और उससे मुतासिर होना। रंजन साहब, आपने रेनू को पढ़ा है? खूब। रेनू के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए रेनू, उसके बारे में कई नाक़दीन ने ये लिखा, हिंदी के भी, कि जहाँ प्रेमचंद ख़त्म होते हैं जिस हाइट पर, उस हाइट से रेनू शुरू होता है। ये बात रेनू के बारे में कही गई है। और जब मैंने मैला आंचल पढ़ा रेनू का, दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं उनकी, मैला आंचल और वो मारे गए गुलफाम, तीसरी क्या है? तीसरी कसम। तो साहब, जब पहला जिसको कहते हैं पहला मकामी रंग वाला नावल, जिसको आंचलिक नावल कहा गया, जो बिहार के गांव का, ऐसी सफाकी के साथ उसने हकीकत नगारी की है। और बाज़ हकीकतें तो ऐसी बयान की हैं कि तबीयत खुश हो जाती है और लगता है कि ये हरकतें तो हम लोग भी करते रहे हैं। मसलन गांव में एक हीरो है, उसकी महबूबा जो है वो एक झोपड़ी में रहती है, गरीब है, लेकिन दबाव है तो मिल नहीं सकता। और रात में आता है और टाट है जी, उसमें सुराख करता है और उसका हाथ निकलता है, इसका हाथ, दोनों मिलते हैं वहाँ। तो इतना खूबसूरत बयान किया है। तो मैला आंचल जो है रेणु का, मुझे वो ज़बान भी, अब फिर वो सियासी जो बसीरत है उसमें, वो भी उसमें मौजूद है। और जो लोकल कलर होता है, और वो कलर सुपरफिशियल नहीं है, अंदर तक, यानी वो उस झोपड़ी के अंदर क्या हो रहा है वो सब भी वो पकड़ के लाता है और लिखता है। तो मैला आंचल मुझे बहुत पसंद है। हिंदी के मुझे कई नावल पसंद है, राग दरबारी भी मुझे पसंद आया, मैला आंचल भी पसंद आया, लाल शुक्ल की रात। हाँ, वो क्या कहते हैं, मनुष्य के रूप भी मुझे पसंद आया, अंधेरे बंद कमरे भी मुझे पसंद आया। तो हिंदी के नावल मैंने उस ज़माने में पढ़े, और कमलेश्वर के लौटे हुए पसंद। तो ये सब हिंदी वाले, मतलब उस ज़माने में वो सारे अच्छे नावल थे, अफसाने भी उनके अच्छे लगे। लेकिन बाद में जब मैंने उर्दू अफसाना लिखना शुरू किया, उर्दू के अफसानों का मुताला किया, तो मुझे लगा कि उर्दू अफसाना बाज़ मामलात में उनसे, हिंदी से आगे है। क्योंकि जिसको शिल्पकारी कहते हैं, या जिसको उसलूब कहते हैं, या जिसको फ़नकारी कहते हैं, हिंदी में कम है। इसकी वजह यह है कि वो कंटेंट पे बहुत ज़ोर देते हैं। कोई हंगामी वाक़या आया, उस पर वो लिखना चाहते हैं। उर्दू अफसाना निगार का मिजाज गज़ल का मिजाज है, पहले वो पचाता है दाखिल में उसको और घुलाता है, अब फिर उसके बाद ज़रा डिटैच होकर लिखता है, तो तहदारी आ जाती है ज़बान में, वे क्या कहते हैं, खूबसूरती आ जाती है, जाज़बियत आ जाती है। उनके यहाँ डायरेक्टनेस है, हमारे यहाँ तहदारी है। तो ये है। लेकिन ज़िंदगी को जितने करीब से वो पकड़ते हैं, चाहे वो आप दोपहर का खाना हो, या उषा प्रेमवेदा का वो वापसी हो, या खोई हुई दिशाएं हो कमलेश्वर की, तो ये ज़िंदगी को, अच्छा बू हो, तो ये बहुत करीब से ज़िंदगी को देखते हैं। लेकिन
ये जो नाम मैंने लिए, इनके यहाँ ज़बान भी, स्टाइल भी अच्छा है, लेकिन बाद के जो अफसाना निगार हैं इनके, उसमें वो चीज़ें हाँ, उनमें कमी है। तो ये है मतलब रेणु का। बहुत बहुत शुक्रिया गजनफ़र साहब वक्त देने के लिए। आप देख रहे थे 10 संवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।